कि यदि किसी मरीज को कोई ऐसी बीमारी है जो कहीं ना कहीं जो है वो छुआछूत से फैल सकती है, तो ऐसी दिशा में जो है वो रीजनेबल है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि वो रीजनेबल है। जैसे मान लीजिए अब कोई वायरस है जो छुआछूत से फैलता है, तो फिर उसको छुआछूत नहीं माना जाएगा। सामान्य तरीके से जाति के आधार पर इस तरह के पहलू के आधार पर जो छुआछूत की बात की जाती है उसकी मनाही है। अब मान लीजिए कोई कोरोना वायरस वाला है, अब पता चले कि जो है उसमें नहीं अलग करेंगे तो सब लोग, तो भाई रीजनेबल है। अनुच्छेद 18 समझिए। अनुच्छेद 18 ये कहता है कि राज्य किसी भी, पहले समझ लीजिए तब लिखिएगा। अनुच्छेद 18 ये कहता है कि हमारे यहाँ जो है वह किसी प्रकार से भी जो है उपाधि किसी को नहीं दिया जाएगा। तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एक तो होता है उपाधि और एक होता है जैसे अवार्ड, एक होता है टाइटिल। टाइटिल मतलब उपाधि, अवार्ड मतलब पुरस्कार। तो हमारे यहाँ मूल संविधान में लिखा गया था कि किसी भी व्यक्ति नागरिक को जो है वह सरकार जो है, राज्य जो है, देखा जाए राज्य मतलब देश, कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। लेकिन इसमें विद्या और सेना की उपाधियों को जो है अलग रखा गया है। तो आप जानते हैं ये हमारे यहाँ मूल संविधान में लिखा गया था। और ये भी लिखा गया था कि विदेशी राज्य से कोई यदि पद, पुरस्कार, प्रतिष्ठा कोई प्राप्त करता है तो इसके लिए राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। ये बात लिखा गया था। अब जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है 1954 से जो है वह देखा जाए तो गणतंत्र दिवसीय सम्मान की शुरुआत की गई। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, तो इन चीजों की शुरुआत की गई। इसको हम लोग गणतंत्री सम्मान कहते हैं, रिपब्लिक डे ऑनर पुरस्कार कहते हैं। तो ये जो शुरुआत किया गया था तो 1954 से ही हमारे यहाँ चल रहा था। जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो जनता पार्टी की सरकार ने जो है वो देखा जाए तो इन सब पुरस्कारों को, सम्मानों को जो है उपाधि बताया। और इस तरह से देखा जाए तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया, इसको रोक दिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में जो है वो देखा जाए तो जनता पार्टी द्वारा जो रोक लगाया गया था उसको हटा दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या किया कि यह जो है देखा जाए तो कोई उपाधि नहीं है, यह एक प्रकार से सम्मान है, अन्य व्यक्तियों को प्रेरणा भी देता है। और बाद में आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक जो केस आया था बालाजी राघवन बनाम भारत संघ का जो केस आया था 1996 में, तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने उपाधि और सम्मान में अंतर भी किया था और कहा था कि भाई ये जो हम लोग के यहाँ गणतंत्र दिवसीय जो सम्मान दिया जाता है वो उपाधि नहीं है और व्यक्ति को जो है वो देखा जाए तो इस सम्मान को अपने नाम के आगे पीछे प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब ये नहीं कि आप नाम ही लिखना शुरू कर दिए कुमार पद्मश्री, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये ठीक नहीं है। लिखिए अनुच्छेद 18 में बालाजी राघवन, अरे नहीं ऐसे उसको पहले कंसेप्ट लिखवा दे। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति आब्लिक नागरिक को, इसके अंतर्गत राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति आब्लिक नागरिक को उपाधि प्रदान नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति आब्लिक नागरिक को उपाधि प्रदान नहीं किया जाएगा, उपाधि प्रदान नहीं किया जाएगा। लेकिन सेना और विद्या जैसे पहलुओं को इससे अलग रखा गया है। सेना और विद्या जैसे पहलुओं को अलग रखा गया है। और विदेशी राज्य से कोई पद आब्लिक प्रतिष्ठा, विदेशी राज्य से कोई पद आब्लिक प्रतिष्ठा राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से प्राप्त किया जा सकता है। विदेशी राज्य से पद आब्लिक प्रतिष्ठा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्राप्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्राप्त किया जा सकता है। इसी में दूसरा पॉइंट लिखिएगा। 1954 से
गणतंत्र दिवसीय सम्मान 1954 से गणतंत्र दिवसीय सम्मान ब्रैकेट में भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री ब्रैकेट बंद 1954 से गणतंत्र दिवसीय सम्मान की शुरुआत की गई। लेकिन 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा इन सम्मानों को उपाधि बताकर रद्द कर दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में इस निर्णय को असंवैधानिक घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में इस निर्णय को असंवैधानिक घोषित किया। और पुनः 1980 से यह सम्मान दिया जा रहा है। उसी के नीचे नोट करके जैसे लिख दीजिएगा, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 वाद में सुप्रीम कोर्ट ने उपाधि तथा सम्मान में अंतर किया और यह भी कहा कि गणतंत्र दिवसीय सम्मान का प्रयोग उपाधि तथा सम्मान में अंतर किया और यह भी कहा कि गणतंत्र दिवसीय सम्मान का प्रयोग अपने नाम के आगे पीछे न किया जाए। अपने नाम के आगे पीछे न किया जाए। रिकमेंडेशन, लेकिन हम लोग देखिए सम्मान देने के लिए कभी कह देते हैं, जैसे मान लीजिए देखिए तमाम जगहों पर आपको लिखा मिल जाएगा भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर। गांव देहात में देखिए जो मूर्ति बना हुआ वहां पर लिखा हुआ भी मिल जाएगा। लोग नहीं जानते हैं तो लिख देते हैं, चलिए भाई। हाँ सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भाई किसी के नाम के आगे पीछे न लिखा जाए। है मान लीजिए अब हम कहते हैं सचिन तेंदुलकर हैं, उनको भारत रत्न है, अब वो लिखे कि मान लीजिए भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि इस तरह से। अब जैसे समझिए तो 14 से 18 ये समानता का अधिकार हुआ
अब इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है, राष्ट्रपति के लिए नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो तो महामहिम एक दूसरा बात है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, देखिए माई लॉर्ड हम लोग कोर्ट में बोलते थे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई माई लॉर्ड बोलने की जरूरत नहीं है। अब इसे सामान्य रूप से सर बोलते हैं, वैसे जैसे ऑफिस में कार्य होता है ऐसे आप करिए। वो तो अंग्रेजी सब सभ्यता था, तो हम लोग क्या चल रहा था। अब तो देखिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बंद हो गया। स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है 19 से लेकर 22, अब पहले समझिए कि स्वतंत्रता का अधिकार को कैसे पढ़ा जाता है। जैसे मान लीजिए स्वतंत्रता के अधिकार में जैसे अनुच्छेद 19(1) क है, तो यह कोई प्रावधान है, कोई बात बताता है। अब इस पर जो प्रतिबंध है वो 19(2) में दिया गया है। इसी प्रकार से जैसे 19(1) ख है, तो इस पर जो प्रतिबंध है वो 19(3) में दिया गया है। इसी प्रकार से जैसे 19(1) ग में कोई बात लिखी गई है, तो इस पर जो प्रतिबंध है वो 19(4) में दिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग के यहाँ जो है देखा जाए तो जैसे मान लीजिए 19(1) घ है, तो इस पर जो प्रतिबंध है वो 19(5) में दिया गया है। जैसे 19(1) अंग है, तो इस पर जो प्रतिबंध है वो 19(5) में ही है, क्योंकि दोनों प्रतिबंध समान है। दोनों प्रतिबंध, बेयर एक्ट बोला था खरीदने के लिए, मूल संविधान तो खरीद डालिए, दुकान पे मिलेगा और कहां मिलेगा। दोनों प्रतिबंध समान है। इसके बाद आप देखते हैं, वही वाला दिखा दीजिए, ये वाला होगा, ये खरीद लीजिएगा, एक भारत का संविधान। इसका जो पढ़िएगा तो नीचे जो छोटा सा व्याख्या लिखा रहता है उसको जोड़ जोड़ के, खैर आप वैसे ही रखिए, जहां जहां जरूरत होगा थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा। हमारे पास तो होगा ही, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है ना, इसलिए पेज उसका मोटा हो गया। ये भारत का संविधान, ये तो होना चाहिए ना आपके पास। 19(1) च है, तो जानते हैं इसमें संपत्ति की स्वतंत्रता की बात की गई थी। इसमें जो है संपत्ति की स्वतंत्रता की बात की गई थी। तो आपको ध्यान होगा, बताया था उस दिन कि 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो है वह जनता पार्टी सरकार ने देखा जाए तो मूल अधिकार से हटाकर इसको जो है कानूनी अधिकार बना दिया। 44वां संशोधन 1978 द्वारा जो है इसे FR से निकालकर, फंडामेंटल राइट से निकालकर लीगल राइट बना दिया गया, कानूनी अधिकार LR बना दिया गया। और इसी प्रकार से जैसे 19(1) छ है, तो इस पर जो प्रतिबंध है, अब ये तो मान लीजिए 19(1) छ तो समाप्त हो गया, वर्तमान में 19(1) छ तो समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया, क्योंकि इसमें संपत्ति की स्वतंत्रता की बात थी, जिसको 44वां संशोधन 1978 द्वारा जो है वो फंडामेंटल राइट से निकालकर जनता पार्टी ने, वो देखा जाए तो फंडामेंटल राइट से निकालकर उसको लीगल राइट बना दिया। और ये 19(1) छ जो है वो देखा जाए तो इसका जो प्रतिबंध है 19(6) में दिया गया है। तो पहले ऐसे बना लीजिए, जिससे कैसे पढ़ा जाएगा ये समझ में आपको आएगा। उन्नीस एक क है, तो 19(1) क में कोई प्रावधान दिया है, इस प्रावधान का जो प्रतिबंध है वो इसमें दिया है। 19(1) ख है तो इसका प्रतिबंध 19(3) में है। ऐसे ऐसे जो है इसका प्रावधान है और ऐसे ऐसे इसका प्रतिबंध है। और फिर 19(1) च में जो है वो संपत्ति की स्वतंत्रता की बात थी, तो 44वां संशोधन 1978 द्वारा जो है इसे फंडामेंटल राइट से निकालकर लीगल राइट बना दिया गया। और 19(1) छ है तो इसका प्रतिबंध 19(6) में है। पहले ऐसे बनाइए, बस लिखिए, मैं भी बताता हूं ना कैसे पढ़ना है। वो देखा जाए
तो अब 19 से क है, तो एक दो मैं लिखा के बताता हूं कि कैसे आपको पढ़ना है उसका। जैसे 19 एक क है, तो इसमें वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है। पहले समझिए, तो लिखवाता हूं एक। इसमें जैसे वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है, तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो दिया गया है, तो आप जानते हैं कि ये प्रावधान जो है वह हम लोग के यहाँ एक प्रकार से स्वतंत्रता वाला जो प्रावधान है वाक्य एवं अभिव्यक्ति वाला, वो अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। और इसमें प्रेस की स्वतंत्रता को भी समाहित किया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अलग से प्रावधान हमारे यहाँ नहीं किया गया है। और प्रेस की जो स्वतंत्रता है, जैसे प्रेस की जो स्वतंत्रता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे जो है उसको मान्यता भी दिया है। एक केस भी आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है साकल पेपर्स लिमिटेड का एक केस था, साकल पेपर्स लिमिटेड का जो केस था, इसी केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने देखा जाए तो ये 1962, तो इसी 1962 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है वह 19 से क में ही समाहित है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही समाहित है। अब प्रेस की स्वतंत्रता एक व्यापक अवधारणा है। इसमें जैसे प्रेस के कर्मचारियों की नियुक्ति करना, मान लीजिए प्रकाशन करना, प्रेस का संचालन करना, मान लीजिए कोई विषय वस्तु है तो उसका विक्रय करना, प्रचार प्रसार करना, ये सब प्रेस की स्वतंत्रता में समाहित है। और यहां पर यह ध्यान रखना है कि जैसे चुप रहने का अधिकार, तो वो भी 19 से क में है। चुप रहना भी बोलना है। भैया मैं कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति चुप है, तो ऐसे समझिए कि कहीं ना कहीं वो भी बोल ही रहा है, उसके बोलने का तरीका अलग है। तो हम कहते हैं मान लीजिए जैसे वो करिए कि बोलने के अधिकार में चुप रहने का भी अधिकार समाहित है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ जो आरटीआई है, तो आरटीआई को भले ही जो है 19 से क के तहत मान्यता दिया गया, लेकिन जो सूचना का अधिकार है वह कानूनी अधिकार के रूप में है। 12 अक्टूबर 2005 को इसको कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया। अब पहले ये बात लिख दीजिए, 19 से क के सामने लिखिए, यह प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। 19 से क, यह प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। इसमें वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। और इसी अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता भी समाहित है। इसी अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता भी समाहित है। इसी अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता भी समाहित है। प्रेस की स्वतंत्रता भी समाहित है। और नीचे नोट करके लिख दीजिए एक लाइन, प्रेस की स्वतंत्रता व्यापक अधिकार के रूप में है। प्रेस की स्वतंत्रता व्यापक अधिकार के रूप में है। नोट करके नंबर 1, प्रेस की स्वतंत्रता व्यापक अधिकार के रूप में है। व्यापक अधिकार के रूप में है। इसमें परिचालन, प्रकाशन, इसमें परिचालन, प्रकाशन, विक्रय, प्रचार प्रसार आदि बातें शामिल हैं। और इसकी सुरक्षा के लिए बोली वाक का मतलब होता है कि बोलना, वाणी। अभिव्यक्ति का मतलब होता है जैसे हम लोग कुछ लिख कर प्रकाशन करते हैं, कुछ करते हैं, मान लीजिए कोई कार्टून बनाते हैं, कुछ करते हैं, अभिव्यक्ति का एक तरीका है। हाँ हाँ, मतलब कि जैसे मान लीजिए, लेकिन हम लोग क्या जो धरना प्रदर्शन का है उसके लिए अलग अनुच्छेद सब बनाया गया है, वो इसमें नहीं है। जैसे मान लीजिए सब करिए कि हम लोग क्या, अभी जैसे मैं आपको 19 से खब बताऊंगा कि
हम लोग क्या सार्वजनिक सम्मेलन करने का अधिकार, जुलूस निकालने का अधिकार, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार 19 से ख में है, तो वो अलग चीज है। उसी नोट करके दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा। अच्छा, उसमें लिखवा रहा था। और उसकी सुरक्षा के लिए 1966 में प्रेस परिषद बनाया गया, और उसकी सुरक्षा के लिए 1966 में प्रेस परिषद बनाया गया, प्रेस परिषद बनाया गया, प्रेस परिषद बनाया गया। इसी प्रकार समझिए। नोट करके तीसरा बात लिख दीजिए। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार सूचना का अधिकार कानूनी अधिकार के रूप में है। मूल अधिकार मत लगा दीजिएगा। सूचना का अधिकार कानूनी अधिकार के रूप में है, जिसे 12 अक्टूबर 2005 से लागू किया गया है। 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 प्रेस परिषद में एक अध्यक्ष होते हैं, 28 सदस्य होते हैं, और प्रेस परिषद ही जो है सरकार है, प्रेस है, नागरिक है, उसके मध्य कोई समस्या आता है तो समस्या का समाधान करता है। प्रेस परिषद देखा जाए तो उसमें सरकारी, गैर सरकारी सभी तरह के लोग होते हैं, और जब कोई समस्या आता है तो प्रेस परिषद पहले समस्या का समाधान करता है, इसके बाद मामला जो है आप कोर्ट में जा सकते हैं। हाँ, तो उसमें वर्तमान में एक अध्यक्ष और 28 सदस्य उसमें रखे गए हैं। इन लोगों की कमेटी बनती है, लोग जांच करते हैं। अब इसी तरह से जैसे अब यहां पर मैं बताया था अभी कि 19 से क है, तो इसका प्रतिबंध जो है 19(2) में दिया गया है। अब 19(2) में क्या क्या प्रतिबंध है तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे यहां पर प्रतिबंध, तो प्रतिबंध कहां पर है इसका, तो 19(2) में है। अब मान लीजिए प्रश्न पूछा कि प्रेस पर किन किन बातों का प्रतिबंध लगाया गया है, तो यही जो 8 बात है, इन्हीं बातों का प्रतिबंध भी जो है वो देखा जाए तो प्रेस पर भी इन्हीं बातों का प्रतिबंध है। प्रतिबंध 19(2), ये 8 तरह का प्रतिबंध लिखा होगा। जैसे पेज नंबर देखिए नोट्स में, तो उसमें लिखा होगा ना राज्य की सुरक्षा, देखिए, या बेयर एक्ट में भी 19(2) में देखेंगे तो लिखा होगा राज्य की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, कानून व्यवस्था, नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध के लिए प्रोत्साहन, भारत की प्रभुता में अखंडता। ये 8 बात यहां पर लिखना है। तो उसमें संविधान का सीआरपीसी वाला ना, तो इसमें तभी इसको जो है उसके तहत कानूनी दिया गया ना कि भाई आप यदि मान लीजिए कोई ऐसा बात बोलते हैं जिससे भारत की प्रभुता, अखंडता या देशद्रोह या इस तरह का कुछ मैटर होता है, तो फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जो हम लोग क्या, जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं कर्फ्यू लगा दिया जाता है, धारा 144 लगा दिया जाता है, तमाम जो चीजें की गई हैं उसका उसमें सब उल्लेख। तो ये 8 तरह का प्रतिबंध आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पूछता है कि प्रेस पर वर्तमान में कौन सा प्रतिबंध नहीं है, तो जो टर्म लिखा गया वो टर्म ही लिखेगा, वो ऐसे इसको पढ़ना है। 8 लिख लेंगे ना, यहां 8 लाइन जगह छोड़िए। नहीं, लाइन कैसे नहीं है, उसमें लिखा है ना नोट्स में, देखिए। ये लोग अब बोलिए। वो आर्टिकल के अंतर्गत नहीं है भाई, लोक अवसर किस समान था, उसमें कुछ मामला तकनीकी रहा होगा तब वैकेंसी कैंसिल हुई होगी।
बताऊं उसमें, देखिए ऐसा है, सुनिए, उसमें कुछ तकनीकी रहा होगा। अब वो डिसीजन पढ़ने पर ही जो है पता चलेगा। जैसे मान लीजिए समीक्षा अधिकारी वाला कैंसिल हुआ, यूपी वाला नहीं कैंसिल हुआ, तो उसमें तकनीकी मैटर था कि भाई पेपर आउट हो गया था, उसका साक्ष्य मिल गया था। तो उसमें भी केस में पढ़ना पड़ेगा ना कि क्या हुआ था। जब मान लीजिए साक्ष्य मिल गया कि पेपर आउट हो गया, तो ऐसी दिशा में जो है हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। यही तो एविडेंस, भाई जिस व्यक्ति ने एविडेंस दिया उसने प्रूव कर दिया कि पेपर आउट हो गया था, तो फिर जो है उसको कैंसिल कर दिया गया। कुछ होगा तकनीकी, और उसका मैं केस तो पढ़ा नहीं था, लेकिन मैं देख लूंगा, बता दूंगा क्या तकनीकी था। वैसे नहीं कि दूसरे स्टेट के बच्चे हो गए तो इसलिए, ऐसा नहीं, कुछ रहा होगा। वो तो मान लीजिए हम लोग प्रचार प्रसार करने के लिए यूट्यूब पर खेल देते हैं कुछ भी। हाँ हाँ, तो हाँ मैटर है वहां पर। उसमें इंटरव्यू में मैं बताऊं, इंटरव्यू में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन हमें कहते हैं मेंस में आप अच्छा नंबर पाएंगे तो कि बाहर थोड़ा कर देंगे। अंतर तो खैर होता ही है, हाँ, लेकिन अब क्या करेंगे। समस्या ये है कि अपने प्रदेश के लोगों को रखने के लिए ये सब जो है थोड़ा दबाव भी रहता है, राजनीति वही। उन्नीस से ख के सामने समझिए। अब देखिए इसमें क्या है कि सुन लीजिए थोड़ा सा, जैसे देखूं मैं नोट पर लिखा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं लिखवाऊं। हाँ तो बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये 19 से क है, इसमें दिया ये 8 तरह का प्रतिबंध है, लिखा तो 8 तरह का प्रतिबंध। अब मान लीजिए ये 8 तरह का प्रतिबंध हुआ। जैसे 19 से ख है तो उसमें कोई बात लिखी गई, तो 19 से ख में कोई बात लिखी गई, तो फिर हम लोग को क्या करना है कि उसमें जो है, जैसे बताता हूं एक एक। अब 19 से ख में कोई बात लिखा गया कि भाई नागरिक जो है देखा जाए तो वहां के व्यक्ति की स्वतंत्रता किसको दिया गया, व्यक्ति और नागरिक दोनों को, केवल नागरिक को। हाँ तो 15, 16, 19, 29, 30 बता रहा हूं, तभी तो आलोचना होती है कि भाई कोई दूसरे, बताइए यूरोपियन यूनियन भी तो बोल दिया, प्रस्ताव पारित कर दिया। ठीक, प्रस्ताव पारित का मतलब प्रस्ताव रखा गया, उसमें मान लीजिए हमें कहते एक तरह से, तो भारत ने विरोध किया ना। तो ये अधिकार हम लोग का जो 19 में लिखा गया वो केवल नागरिक के लिए है, विदेशी व्यक्ति के लिए नहीं है। उस दिन बताया भी था 15, 16, 19, 29, 30। तो जैसे 19 से ख है तो इसमें कहा गया है, पहले सुनाता हूं। उसमें से बेयर एक्ट भी आप लोगों के पास है, नोट्स भी है, मिलाकर अपना लिख सकते हैं। कि जैसे 19 से ख में कहा गया कि भाई शांतिपूर्वक बिना हथियार के आप सम्मेलन कर सकते हैं, सार्वजनिक सम्मेलन कर सकते हैं, जुलूस कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। तो यहां पर देखा जाए तो अब सभा तो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है, यदि अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे 143 के तहत जो है भारतीय दंड संहिता का जो है 143 जो है देखा जाए तो वो भी कहता है कि भाई गैर कानूनी रूप से यदि आप कोई सभा करते हैं, जुलूस निकालते हैं तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और दूसरी तरफ जो है देखा जाए तो इस पर जो प्रतिबंध है, अब जैसे मान लीजिए 4 लाइन इसकी विषय वस्तु लिख दिए, और फिर इस पर जो है वो देखा जाए तो जो प्रतिबंध लगाया गया है वो प्रतिबंध कहां दिया है, 19(3) में। अब 19(3) में देखेंगे तो केवल 2 ही प्रतिबंध होगा। हाँ, भारत की प्रभुता और अखंडता और लोक व्यवस्था, भारत की प्रभुता, अखंडता और दूसरा लिखा होगा लोक व्यवस्था। अब ये लोक व्यवस्था तो बस इतना ही लिखना है कि 2 लाइन इसका विषय वस्तु लिखना है, फिर प्रतिबंध लिखना है। अब जैसे 19 से ग है, अब 19 से ग है तो उसमें आप पढ़ेंगे बेयर एक्ट में, चाहे मान लीजिए नोट्स में, तो उसमें लिखा होगा कि भाई जैसे मान लीजिए हम लोग के यहाँ संघ और संस्था बनाने का अधिकार, तो इसी 19 से ग में अब सहकारी समिति को भी जोड़ दिया गया। 97वां संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को भी इसमें जोड़ दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि संघ और संस्था बनाने का अधिकार, जितना भी संघ संस्था है, क्लब है, कंपनी है, फर्म है, संगठन है, सहकारी समितियां हुआ, ये सब बातें जो है इसी के 19 से ग के तहत ही समाहित है। अब बाकायदे सहकारी समितियों का उल्लेख जो है वह 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा जो 12 में लागू हुआ था,
इसमें जो है सहकारी समिति शब्द जोड़ दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि अब इस ऐसे जो है 2 लाइन पहले इसको लिख देना है। अब फिर इसका प्रतिबंध किस में है? 19(4) में है। तो 19(4) में इसका जो प्रतिबंध है, तो इस प्रतिबंध को जो है वो देखा जाए तो इसमें 2 तरह के प्रतिबंध होंगे। वही नहीं, 3 तरह के, भारत की प्रभुता अखंडता, लोक व्यवस्था और तीसरा जो है सदाचार। अब इसमें जो 3 प्रतिबंध हैं, उन 3 प्रतिबंधों को हम लोग को लिख देना है, ऐसे बनाना है पूरी लिस्ट। ये पूरा 1 पेज पे पूरी लिस्ट बनेगा और फिर उसको रटाई करनी पड़ेगी, क्योंकि सीधा सा पूछता है कि भाई हमें कहते हैं कि जैसे कोई आप कहीं धरना प्रदर्शन करते हैं, सम्मेलन करते हैं, तो उस पर कौन कौन से प्रतिबंध हो सकते हैं। तो ये बिना रटे आपको याद होगा नहीं। कहिए तो लिखवाऊं? इसको प्रयास करिएगा, 1 पेज जगह छोड़िए। नहीं होगा तो मैं लिखवा दूं, मैं क्या मना कर रहा हूं। इसका पूरा ये लिखिएगा। मैं हूं ना, मैं कल भी क्लास रहेगा, परसों में रहेगा, मैं कहां मना कर रहा हूं कि मैं जा रहा हूं, मैं कहां मना कर। आज जाके प्रयास करिएगा, लिखाएगा ठीक नहीं तो आते ही बोल दीजिएगा, फिर लिखवा दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं 4 दिन पढ़ा के 10 दिन गायब होने वाला हूं, रोज अब पढ़ाऊंगा, लगातार पढ़िए। नहीं, इलेक्शन वाले दिन नहीं। तो आप देखते हैं कि हम लोग क्या, जैसे 19 से घ है, तो 19 से घ के तहत जो है ये कहा गया है कि भारत के भीतर आबाद संचरण का अधिकार। आबाद संचरण के अधिकार का मतलब घूमने फिरने का अधिकार। अब ये घूमने फिरने का जो अधिकार है उस पर 2 तरह का प्रतिबंध है, साधारण जनता के हित में और एसटी के हितों के संरक्षण के लिए, ये 2 तरह का प्रतिबंध है। इसी प्रकार से जैसे अभी मैं बता रहा था कि जैसे 19 से 1 अंग है, तो ये जो है इसके में लिखा होगा निवास करने का अधिकार, कि भारत का नागरिक कहीं भी निवास कर सकता है। अब तो जम्मू कश्मीर में भी, पहले जम्मू कश्मीर छोड़कर तो जम्मू कश्मीर में भी, क्योंकि 370 समाप्त हो गया। तो अब इस पर जो है प्रतिबंध जो है 2 तरह का प्रतिबंध है, और यह प्रतिबंध कहां पर दिया गया है, तो 19(5) में दिया गया है। पहला प्रतिबंध जो है साधारण जनता के हित में, और दूसरा जो है एसटी के हितों के संरक्षण के लिए। तो ये जो प्रतिबंध 19 से घ में है, वही प्रतिबंध 19 से 1 अंग में भी है। जो प्रतिबंध 19 से घ में है, वही प्रतिबंध जो है 19 से 1 अंग में, दोनों का प्रतिबंध देखिए समान है। और अभी बताया 19 से 1 में संपत्ति की स्वतंत्रता थी। 44वां संशोधन द्वारा जो है जनता पार्टी सरकार द्वारा इसको एफआर से निकाल कर इसको लीगल राइट बना दिया गया। तो यह जो है 19 से 1 समाप्त हो गया, निरसित हो गया। और 19 से 1 में जो है वो देखा जाए तो वित्तीय कारोबार की स्वतंत्रता दी गई है, व्यापार की स्वतंत्रता दी गई है। और इस व्यापार की स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध है 19(6) में दिया गया है। और जो 19(6) में प्रतिबंध दिया गया है, तो उसमें आप लोग पढ़ते हैं साधारण जनता के हितों में। और दूसरा प्रतिबंध है तकनीकी योग्यता। तकनीकी योग्यता का मतलब कोई मान लीजिए डॉक्टर है तो एमबीबीएस तो किया होगा तब तो डॉक्टर बनाएंगे। कोई मान लीजिए इंजीनियर बनेगा तो बीटेक तो कम से कम किया हो, ठीक है। और यहां पर देखते हैं कि एक चीज और भी है कि विशेष व्यवसाय के संदर्भ में राज्य जो है लाइसेंस की भी बात करता है। जैसे मान लीजिए आप दवा का दुकान खोलते हैं तो फार्मेसी का आपके पास कम से कम डिप्लोमा होना चाहिए। हाँ, बी फार्मा का जो है देखा जाए तो डिप्लोमा होना चाहिए। या इसी प्रकार से देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई विस्फोटक का है, कोई मान लीजिए एसिड का दुकान खोला तो उसके लिए सरकार जो है अलग से लाइसेंस देती है। ये चीज यहां पर लिखना है 1 पेज जगह छोड़िए। अनुच्छेद 20 मूल अधिकार का ना, उसमें लिखवाऊंगा, अभी इसको हो जाएगा। एक बार पहले सामान्य कंसेप्ट बन जाए, क्योंकि अनुच्छेद में क्या होता है कि एक बार पहले सामान्य अवधारणा बन जाए कि 19 में क्या है, 20 में क्या है, 21 में क्या है। तो उससे क्या होता है कि जब एक बार बन जाता है तो फिर हम लोग कुछ उसमें लिखवाते हैं तो समझ में आ जाता है। तो अभी पहले इसको जटिल नहीं बनाऊंगा, क्योंकि सिंपल पहले एक बार कंसेप्ट आ जाए दिमाग में है? हाँ, दो प्रावधान है, दोनों प्रावधान है, तो कोई वो भी सही है। और उसमें जो है वो देखा जाए तो जैसे हम लोग
मान लीजिए कोई हम लोग जुलूस निकालते हैं तो स्थानीय जो है थाने को में सूचना देना होता है, वो भी इसका प्रावधान है, वो भी लिखा गया है कि कहीं पर आप जुलूस निकालते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं तो पहले आपको जो है स्थानीय प्रशासन को जो है सूचना देना होता है। लेकिन अभी आप लोग जटिल मत लिखिएगा, उस समय सिखा दूंगा। पहले एक बार सामान्य पढ़ने के क्रम में क्या होना चाहिए कि एक बार सामान्य अवधारणा जो है पहले जाए। मैं तो बोला हूं कि 1.5 पौने 2 महीना क्लास चलता है, तो लेकिन मैं सिखा दूंगा। लेकिन अभी जैसे क्या होता है कि मैं बहुत ज्यादा अभी केस लिखवाना शुरू कर दूंगा अचानक, तो फिर पता चले कि जो काम का चीज था वो तो छूट गया, उल्टा सीधा ज्यादा याद हो गया। इसलिए पहले उसको नहीं इधर उधर कर रहा हूं ज्यादा। तभी देखिए मैं सूचना का अधिकार एक लाइन बता के आगे बढ़ लिया हूं, क्योंकि मैं अब मान लीजिए उसमें केस में उलझाऊंगा तो हमको पहले अनुच्छेद मूल अधिकार का समझना है, सामान्य अवधारणा। अब 20 समझिए, अनुच्छेद 20 में यह कहा गया है कि जैसे मान लीजिए हम लोगों के यहां जो है कोई भी व्यक्ति है, अपराध में दोषी पाए गए व्यक्तियों की सुरक्षा, कि कोई अपराध में दोषी व्यक्ति पा लिया गया तो उसको भी हम कुछ सुरक्षा देते हैं, उसको भी कुछ स्वतंत्रता देते हैं। अपराध में दोषी पाए गए व्यक्तियों को सुरक्षा, तो अपराध में दोषी पाए गए जो व्यक्ति हैं उनकी सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ जो है जैसे 20(1) है, 20(2) है, 20(3) है, ये 3 तरह के प्रावधान हैं। कैसे बनाइए? नहीं तो उसमें तो आप जानते हैं कि जो आप जैसे मान लीजिए भीड़ हत्या जो हो जाता है, मॉब लिंचिंग जो हो जाता है, तो उसमें तो एफआईआर जो दर्ज हो जाता है तो जानते हैं सामान्यतः 1 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 5 व्यक्ति तो है नहीं, तो उसमें कोर्ट तो सामान्यतः बरी ही कर देता है। अभी तक जो हमारे यहाँ हुआ है, कार्रवाई तो होती है लेकिन सामान्यतः लोग बरी हो जाते हैं, क्योंकि 1 व्यक्ति है नहीं, 10 व्यक्ति है नहीं, 100 व्यक्ति। अब तो मान लीजिए वीडियो रहता है, कैमरा रहता है, तो कुछ पकड़ में मामला आ जाता है, केस बन जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश में बनाया गया सब। 20(1) का मतलब है कार्योत्तर विधि से संरक्षण, कार्योत्तर विधि से संरक्षण। और 20(2) का मतलब है दोहरे जोखिम से संरक्षण, दोहरे जोखिम से संरक्षण। अब 20(3) का मतलब है आत्म अभिशासन से संरक्षण, आत्म अभिशासन से संरक्षण। कार्योत्तर विधि से संरक्षण, दोहरे जोखिम से संरक्षण, आत्म अभिशासन से संरक्षण। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जीओपार्डी और प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो ये जो हम लोग के यहाँ 3 तरह का जो संरक्षण दिया गया है, तो कार्योत्तर विधि से संरक्षण करते समय हम लोग के दिमाग में क्या आना चाहिए? इसका मतलब ये होता है कि जिस समय कोई अपराध किया गया है उस समय जो विधि प्रवर्तन में थी उसी विधि के तहत ही आप दंड देंगे। किसी व्यक्ति को उसी विधि के तहत दंडित किया जा सकता है जो उसके अपराध करने के समय प्रभाव में रही हो। बाद जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10 साल पहले कोई अपराध किया जिसके लिए अधिकतम 5 वर्ष की सजा थी, और मान लीजिए आप बीच में सजा बढ़ाकर, आज मान लीजिए निर्णय आना है, आज के 2 साल पहले सजा बढ़ाकर मान लीजिए फांसी की सजा कर दिया गया, तो फांसी की सजा उस पर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, याद होगा कि लागू नहीं होगा, लेकिन सजा यदि कम कर दिया गया है तो लागू हो जाएगा। कार्योत्तर विधि का मतलब जिस समय कार्य किया गया उस समय जो विधि प्रवर्तन में रही है उसी के अनुरूप आपको दंड दिया जाएगा, अन्य किसी विधि के तहत नहीं। और यदि विधि की मात्रा बढ़ा दी गई है तो विधि की मात्रा नहीं लागू होगी, यदि विधि की मात्रा कम कर दी गई है
तो लागू हो जाएगा। लिख दीजिए, लिख दीजिए। किसी व्यक्ति को उसी विधि के तहत, किसी व्यक्ति को उसी विधि के तहत दंडित किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को उसी विधि के तहत दंडित किया जा सकता है जो उसके अपराध करने के समय, जो उसके अपराध करने के समय प्रभाव में रही हो, जो उसके अपराध करने के समय प्रभाव में रही हो, जो उसके अपराध करने के समय प्रभाव में रही हो। इसमें तमाम सब नया नया केस आ गया है, ठीक, क्या समझिएगा, सब तमाम नया नया जो केस आया है। हाँ, तो हम लोग अभी जब मूल अधिकार का अनुच्छेद में पढ़ा लूंगा तो अलग से 1-1.5 पेज जो मुख्य मुख्य लिखवा दूंगा, क्योंकि इसमें फिर उलझाऊंगा तो मूल चीज फिर भटक जाएंगे हम लोग, इसलिए रोक दिया उसको। है तो बहुत सारा केस आया है, लेकिन अब यही है कि पहले मान लीजिए बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो जीवन में कभी पोल्ट्री नहीं पढ़े होंगे। अब समस्या है कि मैं उलझा दूंगा तो फिर हम लोग गड़बड़ हो जाएगा। अभी इसको पढ़ाकर जो तथ्यात्मक होगा अलग से लिखवा दूंगा, जिससे वो बोझिल ना बन जाए। किसी व्यक्ति को उसी विधि के तहत दंडित किया जा सकता है जो उसके अपराध करने के समय प्रभाव में रही हो, यदि बाद में दंड की मात्रा बढ़ा दी जाती है तो लागू नहीं होगा। यदि बाद में दंड की मात्रा बढ़ा दी जाती है तो लागू नहीं होगा, लेकिन दंड की मात्रा कम होने पर लागू हो जाएगा, लेकिन दंड की मात्रा कम होने पर लागू हो जाएगा। दंड की मात्रा कम होने पर लागू हो जाएगा। दंड की मात्रा कम होने पर लागू हो जाएगा। बीस दो समझिए। डबल जियोपार्डी से जो संरक्षण है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी का मतलब है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड का मतलब एक बार से अधिक जो है अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। मान लीजिए हमने कोई अपराध किया, अधिकतम 10 वर्ष का सजा था, हमको दे दिया गया, मैं 10 वर्ष की सजा काट लिया, अब घर पे आके मैं अच्छा से रह रहा हूं, फिर पता चले पुलिस पकड़ के ले गई कि जज साहब बुलाए हैं, जज साहब बोले कि भाई गलती हो गया, 10 साल और आपको जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कहीं न कहीं जो है देखा जाए कि एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया सकता है। मुकदमा चलाना, अभियोग लगाना। और यदि कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, तो यह नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि वह दोहरा दंड उसको दिया जाता है, दोहरा जोखिम या दोहरा दंड। क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो है एक तरफ देखा जाए तो अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होती है और दूसरी तरफ जो है न्यायालय भी कार्रवाई करता है कि आपकी वजह से जो है डिपार्टमेंट की साख खराब हुई तो उसकी वजह से भी आपको जो है देखा जाए तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। तो सरकारी कर्मचारियों पर जो है दोहरा दंड या दोहरे जोखिम की व्यवस्था लागू नहीं होती है। लिख दीजिए। किसी व्यक्ति को, नागरिक को प्राप्त होगा कि व्यक्ति को, कि दोनों को? सिर्फ नागरिक को कैसे होगा? दोनों को। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए, आज भी एक क्वेश्चन बनाया था, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए, कल भी 2 बनाऊंगा, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है
यदि कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है तो उस पर यह लागू नहीं होता है, तो उस पर यह लागू नहीं होता है, उस पर यह लागू नहीं होता है। क्योंकि उस पर विभागीय आबलिक अनुशासनात्मक कार्रवाई भी चलती है, उस पर विभागीय आबलिक अनुशासनात्मक कार्रवाई भी चलती है तथा न्यायालय भी दंड देता है। लिख दिया हूं, विभागीय आबलिक अनुशासनात्मक कार्रवाई चलती है तथा न्यायालय भी दंड देता है, तथा न्यायालय भी दंड देता है, तथा न्यायालय भी दंड देता है। दो तरह का सजा हो गया ना, एक विभागीय कार्रवाई भी हो गया, पेंशन आपका रोक दिया गया, पेंशन घटा दिया गया, तो ऐसे। और दूसरी तरफ जो न्यायालय तो सजा देगा ही। तो दूसरा अपराध होगा तो दूसरे अपराध का मुकदमा चलेगा, उस पर दंड मिलेगा। एक अपराध, कोई व्यक्ति कोई अपराध किया, मान लीजिए आप चोरी किए, 2 साल की सजा आपको हो गया, फिर पता चले कि जो है 2 साल के बाद छूट के आए, फिर दूसरा चोरी कर दिया, तो फिर दूसरा केस चलेगा ना। मान लीजिए एक आपने अपराध किया मर्डर का, फिर आपने दूसरा अपराध कर दिया मर्डर का, मान लीजिए आप बेल पर आए जैसे फर्रुखाबाद में, तो मान लीजिए हमें कहते हैं अब वो उस व्यक्ति जिंदा रहता, उसे तो इनकाउंटर हो गया, खत्म ही हो गए, तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि अब नहीं, बच्चों वाला पढ़े होंगे पेपर में, किसको उसका इनकाउंटर हो गया ना, उस व्यक्ति को तो मार दिया गया। इतना सब पुलिस महकमा बर्दाश्त नहीं करता है, इतना जितना आप व्यवहार में सोचते हैं ना उतना नहीं होता है। ज्यादा कोई अपराधी है, ज्यादा परेशान करता है, रात में पकड़ के ले आके खत्म करो इनको। अब हम कोई मर्डर करके भाग गया तो उसको खुजवाया जाएगा सब लोग मिलके, अरे भैया चलिए यहाँ ये लोग आत्मविशासन से संरक्षण समझिए, पढ़ाने दीजिए। सेना के लिए अलग कानून लागू होता है, सेना का अलग विधि है। बहुत अच्छा, मैं आगे पढ़ाऊंगा सेना न्यायालय अलग होता है, कोर्ट मार्शल उनका अलग होता है। उसमें सामान्य रूप से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। सेना न्यायालय के निर्णय को सामान्य रूप से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया सकता है, केवल फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के मामले में ही चैलेंज आप कर सकते हैं। सेना न्यायालय का अपना अनुशासन है। 4 का मतलब 4, देखिए आप फेसबुक पर जो है, चाहे मान लीजिए व्हाट्सएप पर जो है दाल रोटी का जो खेल खेल रहे थे, देखिए सबको हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। सेना में बर्दाश्त नहीं किया जाता है, सब नहीं बर्दाश्त कर, नहीं फेसबुक पर चलता था पहले कि खाना में ये मिला वो मिला, नौकरी से बर्खास्त नहीं। उसमें देखिए सेना का अपना अनुशासन है ना, उसमें कोई बर्दाश्त नहीं होता है। आप देखिए सामान्य अवसर पर कोई कर्मचारी लेट आता है, हम लोग चुनाव में भी ड्यूटी करते थे, सामान्य रूप से कोई लेट आता था तो ध्यान नहीं देते थे, बस इतना ही कहते थे अरे सुधरिए, ठीक। लेकिन चुनाव के समय कोई व्यक्ति, मान लीजिए हम लोग बोलते थे कि 10 बजे आना है, तो 10 का मतलब 10 बजे पहुंच जाइए, 10:30 तक तो पहुंच जाइए। आप पहुंचेंगे 12 बजे, तब तक तो FIR करा देगा वो अधिकारी, कहता है इसमें नहीं आपको छूट दूंगा, अब जाइए चुनाव आयोग में मुकदमा लड़ते रहिएगा, फाइल बना के आपको भेज दिया हूं, कल बोला था 10 बजे पहुंचने के लिए। ये बताइए, तो यहां पर बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि एस्मा लगा हुआ है, एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट लगा हुआ है, और ऐसी दिशा में आप उसमें लापरवाही कर रहे हैं, तभी तो कहा जाता है चुनाव में कि बाकी ड्यूटी पे लापरवाही कर लीजिएगा, ये राजकीय कार्य है, समय से कर लीजिएगा, नहीं तो फिर फंसेंगे। चुनाव आयोग दौड़ते रहेंगे, 10 साल 5 साल दौड़ते रह जाएंगे, वो जल्दी निर्णय भी नहीं देता है। और कहीं कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में भी सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि वो लापरवाही का मसला है कि आप क्यों नहीं पहुंचे, फोन क्यों बंद कर दिए। चुनाव में कोई फोन बंद कर देता है तो उससे अच्छा नहीं लगता है, फोन ऑन करके रखिए, कभी भी ड्यूटी लग सकती है, कहीं भी भेजा जा सकता है, तो राजकीय कार्य है ना वो। आत्मविशासन से संरक्षण का मतलब होता है, उल्टा हो जाता है मतलब
तो जेल से छोड़ देंगे, भाग जाएंगे तो नहीं, वो दोहरा दंड नहीं, वो आपको देखिए फांसी की प्रक्रिया चल है? तो मैं बता रहा हूं, उसमें राजीव गांधी वाले केस में जो क्षमादान शक्ति का प्रयोग था, उसमें जो है आप जानते हैं कि पहले फांसी की सजा ही दी गई थी। मैं पूरा केस ही पढ़ा था, पहले फांसी की सजा ही दी गई थी। आप जानते हैं कि जब फांसी की सजा दे दी गई थी तो नलिनी जो है वह गर्भवती स्त्री थी। तो गर्भवती स्थिति थी तो उसको फांसी कैसे आप दे सकते हैं, क्योंकि जो बच्चा है तो ऐसी दशा में भाई बच्चे को कैसे आप मार सकते हैं, उसकी मां ने, वो मां दोषी है। तब ऐसी दशा में देखा जाए तो फांसी सजा तो दिया नहीं जा सकता था। अब राष्ट्रपति के समक्ष मामला आया तो फिर उसको उम्र कैद में बदला गया। उम्र कैद में जब बदला गया तो कठोर कारावास दिया गया था। फिर अब गर्भवती महिला है तो कठोर कारावास हो नहीं सकता, फिर साधारण कारावास हुआ। अब उसके पति ने तलाक दे दिया। जब तलाक दे दिया तो ऐसे समय समस्या आया कि वो बच्चे का लालन पालन कैसे होगा, वो बच्चा जो है लालन पालन कैसे होगा। तो फिर उसको जो है वो देखा जाए तो जानते हैं कि 10 वर्ष का सजा पूरा हुआ था, फिर उसको मर्सी कर दिया गया। वो पूरा केस ऐसे था, उसमें समस्या ही समस्या आने लगा ना उसमें। अब फिर आप जानते हैं कि सोनिया गांधी जी ने भी कहा था उसमें कि भाई, सोनिया गांधी जी ने भी उसमें लेटर लिखा था कि ठीक है उस महिला की गलती है, लेकिन कहीं ना कहीं महिला को जो है फांसी न दिया जाए, जो उसका बच्चा है ठीक है, उसको हमारी तरफ से भी जो है सहानुभूति है, महिला से गलती हो गया। सोनिया गांधी ने लेटर लिखा था बकायदे उसमें। आत्माभिशासन से संरक्षण, चलिए, अरे वो कहानी वानी चक्कर मत पढ़िए, पढ़ा दीजिए। आत्माभिशासन से संरक्षण समझिए, किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। अब कोई व्यक्ति यदि अपनी बात कहता है कि हम मर्डर करके आ गए हैं, तो देखिए उसकी जांच की जाती है, साक्ष्य जुटाया जाता है, एविडेंस जुटाया जाता है, उसके आधार पर सजा दिया जाता है, किसी के कहने पर सजा नहीं दिया जाता है। अब फिर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आवश्यकता पड़ता है तो जो आधुनिक जो तकनीक है, जैसे डीएनए टेस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय की अनुमति से आप डीएनए टेस्ट है, चाहे ब्रेन प्रिंटिंग है, चाहे नार्कोटिक्स है, इन सब चीजों का प्रयोग न्यायालय की अनुमति से आप कर सकते हैं, क्योंकि यह भी जांच में सहायक होता है। जैसे नारायण दत्त तिवारी साहब का मुकदमा डीएनए टेस्ट कराया गया था। लिखिए, आत्माभिशासन, किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और यदि कोई व्यक्ति कोई साक्ष्य देता है, यदि कोई व्यक्ति साक्ष्य देता है तो उसकी पुष्टि आवश्यक है। आवश्यक होने पर उसकी पुष्टि आवश्यक है। आवश्यक होने पर डीएनए टेस्ट जैसे पहलुओं का भी प्रयोग किया जा सकता है। आवश्यक होने पर डीएनए टेस्ट जैसे पहलुओं का प्रयोग किया जा सकता है। डीएनए टेस्ट जैसे पहलुओं का प्रयोग किया जा सकता है। ब्रेन प्रिंटिंग, डीएनए, नार्कोटिक्स, जो भी है, डीएनए टेस्ट जैसे पहलुओं का प्रयोग किया जा सकता है। ब्रेन प्रिंटिंग का मतलब वो मैप बनता है ना, जैसे कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो फिर वो फ्लैक्चुएट करता है ना उसका ग्राफ। हाँ, ब्रेन प्रिंटिंग। तो देखिए, आप जब गवाही देते हैं तो न्यायाधीश के समक्ष तो सही बात रखना पड़ता है ना। जैसे मान लीजिए मारपीट के कुछ लिखवा लिया, तो आप जब जाते हैं न्यायाधीश के समक्ष तो वहां तो अपना बयान पलट सकते हैं ना, बदल सकते हैं। वहां पर थोड़े ना कोई मारपीट पाएगा। वहां तो सीधा बोलिए कि भाई देखा जाए तो हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ, आप पूरा बात बताते हैं ना अपना ना सामने।
रिमांड पर ना, तो रिमांड पर दे दिया जाता है, तो उसमें जो है ऐसा नहीं है, इतना जाति नहीं है। लेकिन अब यही है कि आप यदि मान लीजिए जैसे कहीं मर्डर कर दिए, अब वो कह रहा है कि चलिए भाई जहां पर मर्डर किए थे मैं आपको लिवा के चलूंगा, अब नहीं जा रहे हैं, नहीं कुछ बता रहे हैं, तो फिर क्या करे पुलिस भी तो इस्तेमाल करेगी ना अपना कुछ, उसको भी तो रिपोर्ट लगाना है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 का मतलब होता है कि व्यक्ति का जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पहले समझ लीजिए कि अनुच्छेद 21 में लिखा गया है कि, पहले इसको समझाने से पहले 2 लाइन पहले समझा लूं तब अनुच्छेद 21 पढ़ाऊं। ऐसे समझिए, एक दिन बता भी रहा था कि जो हम लोग क्या जुडिशियल रिव्यू है, बताया था ना एक दिन कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो 2 तरीके से होता है। जो जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, ये 2 तरीके से होता है, 2 इसका प्रक्रिया है, इसका 2 प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, और दूसरा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बनाइए, और विधि की सम्यक प्रक्रिया, विधि की सम्यक / उचित प्रक्रिया। अब समझिए, ये विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, जुडिशियल रिव्यू जैसे बताया था ना एक दिन, दोबारा बताता हूं, ये सरकार के जो 3 अंग हैं, एक अंग है विधायिका, एक अंग है कार्यपालिका और एक अंग है न्यायपालिका। तो विधायिका जैसे कानून बनाता है, विधायिका जैसे जो है मान लीजिए संशोधन संविधान में करता है, कार्यपालिका जैसे अध्यादेश जारी करता है, कार्यपालिका जैसे नियम बनाता है, कार्यपालिका जैसे उपनियम बनाता है, विनियम बनाता है। ये सब मत लिखिएगा, विनियम, ये आप इतना ही बनाइए बस, हम लोग तो लिखते ही रहते, नहीं लिखूंगा तो समझाऊं कैसे। जैसे ये कानून है, संशोधन है, अध्यादेश है, नियम है, उपनियम है, विनियम है। तो विधायिका और कार्यपालिका जितना भी कार्य करते हैं, इन सभी कार्यों का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट परीक्षण करता है, उसको सही गलत बताता है कि वह संविधान संगत है कि नहीं, मूल ढांचे से संगत रखता है कि नहीं। तो यही जो प्रोसेस है उसको न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। तो यहां पर जुडिशियल रिव्यू करने का विश्व में 2 प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, तो ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 में दिखाई देता है, और ये कहां से लिया गया है, तो जापान से लिया गया है। और न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया है। और ये जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है, इसका मतलब होता है लेटर ऑफ लॉ, इसका मतलब होता है लेटर ऑफ लॉ, कानून के शब्द। इसका मतलब होता है, ये अमेरिका में पाया जाता है, और इसका मतलब होता है लेटर ऑफ लॉ प्लस नेचुरल जस्टिस। और लेटर ऑफ लॉ का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि संविधान और कानून में जो लिखा गया है उसके अनुरूप जब व्याख्या किया जाता है तो उसको प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ कहा जाता है। यहीं पे लिख दीजिए एक लाइन, लेटर ऑफ लॉ के ऊपर तीर बना के एक लाइन लिखिए, कानून / संविधान में जो लिखा गया है, कानून / संविधान में जो लिखा गया है, कानून / संविधान में जो लिखा गया है उसके अनुसार व्याख्या करना, उसके अनुसार व्याख्या करना, उसके अनुसार व्याख्या करना। मतलब औचित्यता का ध्यान न रखना, जो लिखा है उसके हिसाब से बोलिए।
और ये लेटर ऑफ लॉ प्लस नेचुरल जस्टिस ये अमेरिका में पाया जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि संविधान और कानून में जो बातें लिखी गई हैं उसके साथ औचित्यता का भी ध्यान रखना। प्राकृतिक न्याय का मतलब होता है जस्ट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। केवल प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं होता है, परिणाम भी न्याय संगत होना चाहिए। न्याय संगत होना चाहिए, न्याय औचित्यपूर्ण होना चाहिए, न्याय लगना चाहिए कि न्याय हुआ है, न्याय केवल कागजी न हो। जब इस तरह की बात हम लोग करते हैं तो उसको नेचुरल जस्टिस कहा जाता है। यहां पर लिख दीजिए 2 लाइन। इसका मतलब संविधान आबलिक कानून में लिखे गए पहलुओं के साथ औचित्यता का भी ध्यान रखा जाता है। औचित्यता का भी ध्यान रखा जाता है। औचित्यता का भी ध्यान रखा जाता है। प्राकृतिक न्याय का भी ध्यान रखा जाता है। तब मान लीजिए औचित्य क्या कहता है, रीजनेबिलिटी। तो उसको जब ध्यान में रखकर न्याय किया जाता है तब उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहा जाता है। और जब इतना समझ गए तब अनुच्छेद समझ में आएगा। अब समझिए, यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए 1 नंबर हुआ या 2 नंबर हुआ, तो यहां पर ध्यान रखिए कि भारतीय संविधान में प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का उल्लेख है, लेकिन न्यायपालिका धीरे धीरे 2 की तरफ शिफ्ट कर रही है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ शिफ्ट कर रही है। और उसका आधार क्या हुआ, वही मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर। तो हमारे यहां सिद्धांत 1 नंबर पाया जाता है, लेकिन व्यवहार में न्यायपालिका धीरे धीरे अमेरिकी न्यायपालिका की तरफ शिफ्ट हो रही है, जा रही है। ये अपने दिमाग में रखिएगा। अब अनुच्छेद 21 पढ़ाता हूं। 21 का मतलब यह है कि जैसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किसी व्यक्ति का जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीना जा सकता है या कम किया जा सकता है। मतलब कानून में जो लिखा है, संविधान में जो लिखा है, उसी के अनुसार जो है वह व्यक्ति का जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो उसमें कमी किया जा सकता है या छीना जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, अन्य किसी विधि से नहीं। इसकी मूल भावना है। इसकी मूल भावना है, आर्टिकल 21 का मूल भावना है विधि द्वारा स्थापित, यही नीचे लिखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही व्यक्ति के जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम आबलिक छीना जा सकता है, मतलब कम किया जा सकता है या छीना जा सकता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वही प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। तभी तो बोला हूं कि अनुच्छेद 21 में प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ शब्द का उल्लेख है। कहीं पूछेगा कि न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया का भारत में क्या नाम है, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ का किस अनुच्छेद में उल्लेख है, 21 में उल्लेख है। अब प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ कहां से लिया गया, जापान से। अमेरिका मत लगा दीजिएगा, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया जापान। अब बहुत दिन हो गया ना, 8-10 दिन हो गया, कुछ पढ़ाऊंगा कैसे। अभी आप पढ़िए 1 महीना, तब आपको पता चलेगा। कोई आपसे बोला होगा, हमारे यहाँ लोग कोई बोला होगा तभी लोग आ जाते हैं। कोई बात, पढ़िए पहले तभी ना। नाम मान लीजिए सुने होंगे तो कुछ काम भी तो होना चाहिए, तो कैसे होगा। नहीं तो फिर ये बताइए, नहीं तो फिर आप लोग पढ़ के जाएंगे, फिर अगले बच्चों से क्या बोलेंगे, जानते हैं कुछ नहीं पढ़ाते हैं। अरे
कुछ नहीं, जो बोले कुछ भी नहीं किए, बर्बाद कर दिए, तो वो न हो। तो यहां पर समझिए कि ये जो अनुच्छेद 21 है, तो अनुच्छेद 21 में देखिए एक शब्द है, ये जीवन, व्यक्ति का जीवन एक शब्द है, एक शब्द है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो यहां पर अनुच्छेद 21 में दो चीजें हैं। तो यहां पर जो है राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ का क्या मतलब है, मतलब कि जीवन के अधिकार से क्या मतलब है, जीवन का अधिकार, इसका क्या मतलब है। और फिर जो है वो देखा जाए तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी का क्या मतलब है। अब कल बताऊंगा ना, डिस्कशन का टाइम कल है, आज पढ़ाने का टाइम। राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, इसका अर्थ जानना है। फिर इसमें हम लोग को जानना है, इसकी व्याख्या समझाऊंगा। व्याख्या का मतलब 1978 से पहले की स्थिति क्या रही और 1978 के बाद क्या स्थिति है, इसी को हम लोग वर्तमान स्थिति कहते हैं। ऐसे बनाइए। अब जीवन का अधिकार समझिए कि वर्तमान में जीवन के अधिकार का सुप्रीम कोर्ट क्या अर्थ बताता है। जीवन के अधिकार का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति जो है, भाई अनुच्छेद 21 जो है केवल नागरिक को प्राप्त होगा, भाई केवल नागरिक को है ना, व्यक्ति और नागरिक दोनों के लिए। तो यहां पर आज भी गलत किए होंगे कितने लोग, मानेंगे नहीं, आज भी गलत कर दिए होंगे उसको। कल भी 2 क्वेश्चन दूंगा, वो कल भी गलत करेंगे। एक लाइन बोला था, लिख कर टिक लगाइएगा। जीवन के, आपसे बताएं, कुल मिला के 1000 तरह का क्वेश्चन है, ठीक, 1000 तरह का क्वेश्चन है। उसी में से 20 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन तो उसी 1000 तरह के क्वेश्चन से आता है। तो पहले तो वो मैं प्रैक्टिस कराता हूं, फिर उल्टा सीधा वाला जो क्वेश्चन आता है वो सब भी प्रैक्टिस करा दूंगा। कुछ कोई सब्जेक्ट हो, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं आता, सिलेबस तो पढ़ेंगे। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में ज्योग्राफी तो पूछेगा, पर्यावरण का क्वेश्चन पूछेगा, इकोलॉजी रखा पूछे। अब आप नहीं पढ़े हैं तो आपको सब उल्टा सीधा ही नजर आता है, ये क्या पूछ रहा है, अरे ये क्या पूछ रहा है, सिलेबस पूछ रहा है। अब नहीं पढ़े, पढ़िए मन लगाकर। राइट टू लाइफ का मतलब है कि व्यक्ति, हर व्यक्ति, चाहे नागरिक हो चाहे व्यक्ति हो, अपनी सभ्यता, संस्कृति और गरिमा के अनुसार जीवन जीने का अधिकार। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें वो भी परिस्थितियां शामिल हैं जो व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण एवं प्रासंगिक बनाती हैं, गरिमापूर्ण बनाती है। हमें कहते हैं व्यक्ति का जीवन सुरक्षित कैसे रहेगा, पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए। व्यक्ति का जीवन स्वच्छ का मतलब अच्छा कब रहेगा, जब कहीं ना कहीं जो है वो देखा जाए तो सार्वजनिक व्यवस्था अच्छी हो, कानून व्यवस्था अच्छी हो। तो यहां पर जीवन के अधिकार का मतलब व्यापक, जीवन के अधिकार का मतलब केवल जीवन कटना नहीं चाहिए। कितने मुझे जीवन कैसा चला, कट रहा है कटे मत, अच्छा से रहिए। तो सुख दुख जीवन का सब अंग है, लगा रहता है, वो सब टेंशन से नहीं ज्यादा लेना चाहिए। अरे यार थोड़ा दुख है, कल सुख हो जाएगा, कौन सा अभी साल भर बाद सिलेक्शन हो जाएगा, सब बदल जाएगा, क्या परेशान चल रहे हैं। जो लोग भी बनते हैं, मैं आपसे बता दूं, सबको थोड़ा बहुत दुख उख होता है, सबको थोड़ा बहुत भगवान जो है परीक्षा उच्छा लेता है। ये अपने दिमाग से निकालिएगा कि आप ही का परीक्षण चल रहा है, सबका परीक्षण चलता है। आप मान लीजिए अपने दुख को प्रदर्शित कर देते हैं, चाहे मान लीजिए दुख से आप दुखी रहते हैं, दूसरा दुख को कभी बताता नहीं। अजीत डोभाल साहब भी सोचिए, वो भी तो होटल में काम करके पड़े हैं, कभी आप सोचिए, वो भी आईपीएस अधिकारी रहे हैं, कौन को नहीं जानता है। तो सबका कुछ ना कुछ, कोई मान लीजिए किसी का सामाजिक आर्थिक परिस्थिति है तो पता लगे घर में माँ बाप का ही डेथ हो गया, वो भी तो दुखी है। मान लीजिए किसी का छोटे पर माँ बाप का डेथ हो जाए तो दुख नहीं है। तो भगवान थोड़ा बहुत परीक्षा लेता है, उसको मान के चला करिए कि ये सब परीक्षा हमको पास करना है।
उसे घबराने की जरूरत नहीं है, उसे जीवन में आता जाता रहता है, सब गुजर जाएगा। अपना मूल कार्य पूरा होना चाहिए, बाकी सब तो जीवन में कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, तो क्या करेंगे। मान लीजिए रोज कुछ ना कुछ समस्या, तो रोज दुखी रहेंगे, चलने दीजिए जैसे चल रहा है। रात में सोते समय देखिए, हम भी मान लीजिए हैं, जब सोने जाता हूं बंद, कुछ भी नहीं सोचता हूं, ये सोचता हूं कि जो जैसे बचपन में नहीं हम लोग एकदम मस्त होकर सोचते थे, कोई मान लीजिए 5 साल 6 साल के बच्चे को देखिए ऐसे हाथ फेंक कर सोता है। मतलब आप देखिए किसी 6 साल के बच्चे को जाकर बस देख लीजिए कैसे सोता है, आपको देखिए उससे ईर्ष्या हो जाएगा, क्या सो रहा है, कितना भी हिला रहे हैं नींद खुल नहीं रहा है उसका। तो ये जब सोइए तो फिर सोइए, जब काम करना है तो काम करिए। अब ये नहीं सोते समय भी सोच रहे हैं कैसे परीक्षा दिलाएगा, तो उससे अच्छा कि उठ के बैठ के पढ़िए। जीवन के अधिकार का मतलब है, लिखिए 2 लाइन। वो हमको नहीं, हिंदी साहित्य मेरा नहीं रहा है, जीवन का अधिकार लिखिए उसमें। मनुष्य अपनी सभ्यता संस्कृति, मनुष्य अपनी सभ्यता संस्कृति, जीवन के अधिकार में मनुष्य अपनी सभ्यता संस्कृति तथा गरिमा के अनुसार, मनुष्य अपनी सभ्यता संस्कृति तथा गरिमा के अनुसार जीवन जीने का अधिकार रखे, जीवन जीने का अधिकार रखता है। मनुष्य अपनी सभ्यता संस्कृति और गरिमा के अनुसार जीवन जीने का अधिकार रखता है, और इसमें वे सभी परिस्थितियां शामिल हैं, इसमें वे सभी परिस्थितियां शामिल हैं, इसमें वे सभी परिस्थितियां शामिल हैं जो व्यक्ति के जीवन को, जो व्यक्ति के जीवन को सार्थक एवं अर्थपूर्ण बनाती हैं, जो व्यक्ति के जीवन को सार्थक एवं अर्थपूर्ण बनाती हैं, जो व्यक्ति के जीवन को सार्थक एवं अर्थपूर्ण बनाती है। अर्थपूर्ण का मतलब जीवन का कुछ अर्थ होना चाहिए। ऐसे जीवन मान लीजिए कुछ बिना किए जीवन चला जाए, वो व्यर्थ जीवन है ना। 10-5 लोग याद करने वाले न रहेंगे, ऐसा कौन सा जीवन है भाई। व्यक्ति को जीवन में कुछ काम कर देना चाहिए ऐसा कि 10-20 लोग कम से कम याद रखे जीवन में कि गांव में कोई बच्चा था, ये नहीं कि अच्छा हुआ चला गया, बहुत परेशान किया था। तो ऐसा ना हो, कुछ जीवन का अर्थ, कुछ जीवन का अर्थ निकले, कुछ जीवन मतलब होना चाहिए, कुछ सार्थक होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब समझिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब होता है कि केवल शारीरिक निर्बंधन से मुक्ति नहीं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब सुनिए पहले, केवल शारीरिक निर्बंधन से मुक्ति नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको कहते हैं कि तुम जाओ फ्री हो, तुम व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र हो, जाओ जो मर्जी सो करो। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 10 साल 12 साल का है, कोई गार्जियन उसको घर से निकाल दे, जाओ जो मर्जी सो करो, नहीं, उसके साथ आप गलत कर रहे हैं। पहले भाई बच्चे हैं, कोई बच्चा है तो उसके प्रति आपका फर्ज है ना, जो भी आपका फर्ज है। आप देखिए दिल्ली में कभी सड़क पे आप टहलिए, वो रिक्शा वाला देखिए सुबह अपने बच्चे को रिक्शा बैठा के मजे से झूमते हुए ले आके स्कूल छोड़ेगा। तो कहने का मतलब ये चीज है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति को पहले शिक्षा देना, उस व्यक्ति को पहले समझदार बना देना, तभी तो वह अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर पाएगा। तो यहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित करके कहा कि केवल शारीरिक निर्बंधन से मुक्ति नहीं, बल्कि अवैध गिरफ्तारी, कारावास, पुलिस निगरानी, इन सब बातों से व्यक्ति को संरक्षण होना चाहिए। कि भाई हमें कहते हैं कि अवैध गिरफ्तारी, कोई व्यक्ति जा रहा है, कभी आप गिरफ्तार कर लिए, पुलिस निगरानी कर रही है, किसी का फोन टेप कर रहे हैं, ये सब चीजें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विपरीत है। इसी के तहत तो सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता में समाहित किया कि निजता का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता में समाहित किया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में जो है कुछ उसका रहस्य है, कुछ उसका आत्मिक चीज है, कुछ उसका सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है, ये सब चीजें उसका निजता का अधिकार है। लिखिए 2 लाइन व्यक्तिगत स्वतंत्रता में। इसके तहत केवल शारीरिक निर्बंधन से मुक्ति नहीं, इसके तहत केवल शारीरिक निर्बंधन से मुक्ति नहीं,
शारीरिक निर्बंधन से मुक्ति नहीं, बल्कि व्यक्ति का अवैध गिरफ्तारी, कारावास तथा पुलिस निगरानी से संरक्षण होना चाहिए। व्यक्ति का अवैध गिरफ्तारी, कारावास तथा पुलिस निगरानी से संरक्षण होना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को अनावश्यक परेशान न किया जाए, संरक्षण होना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को अनावश्यक परेशान न किया जाए, और उसी में नोट करके एक लाइन लिख दीजिएगा, व्यक्ति को अनावश्यक परेशान न किया जाए, और उसी में एक लाइन लिख दीजिए, निजता के अधिकार को इसी के तहत शामिल किया गया है। निजता के अधिकार को इसी के तहत शामिल किया गया है। अभी अलग से लिखवा दूंगा, निजता के अधिकार को इसी के तहत शामिल किया गया है। निजता के अधिकार किसके तहत? 21 के तहत। 21 में किसके तहत? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तहत। पुट्टा स्वामीवाद, हाँ बोलिए। हाँ, नेचुरल जस्टिस। अब इसका जो मैंने अर्थ बताया है, ये वर्तमान अर्थ मैंने बताया है। अब इसका मैं व्याख्या करूंगा तो और क्लियर होगा। अब ये 1978 से पहले की क्या स्थिति है? 1978 से पहले की स्थिति का मतलब यह है कि हम लोग के यहाँ जो है, जैसे एक केस आया था गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1952 का केस, गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1952। तो ये गोपालन बनाम मद्रास राज्य का जो केस था, इसी के निर्णय पर यह आधारित है, 1978 से पहले की स्थिति। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, उसमें जो विधि शब्द है, उसमें प्राकृतिक न्याय शामिल नहीं है, उसमें औचित्यता शामिल नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने 1978 से पहले जो गोपालन बनाम मद्रास राज्य का जो निर्णय था, उस पर व्यवस्था चल रहा था। और सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था बनाया था कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में जो विधि शब्द है, वह केवल लेटर ऑफ लॉ को प्रदर्शित करता है, उसमें नेचुरल जस्टिस समाहित नहीं है। मतलब जो लिखा गया है सिर्फ उतना ही पढ़िए, अपना दिमाग मत लगाइए, उसमें औचित्यता का प्रयोग मत करिए। यह 1978 से पहले की स्थिति थी। लिख दीजिए, यह स्थिति गोपालन बनाम मद्रास राज्य के निर्णय पर आधारित है। यह स्थिति गोपालन बनाम मद्रास राज्य के निर्णय पर आधारित है। गोपालन बनाम मद्रास राज्य के निर्णय पर आधारित है। जिसमें न्यायालय ने विधि शब्द के तहत प्राकृतिक न्याय को शामिल नहीं किया। विधि शब्द के तहत प्राकृतिक न्याय को शामिल नहीं किया। विधि शब्द के तहत प्राकृतिक न्याय को शामिल नहीं किया। और विधि शब्द का अर्थ राज्य द्वारा बनाई गई विधि से लिया गया। राज्य द्वारा बनाई गई विधि से लिया गया। इस तरह जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संकीर्ण रूप से परिभाषित किया गया। इस तरह जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संकीर्ण रूप से परिभाषित किया गया। जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संकीर्ण रूप से परिभाषित किया गया। संकीर्ण रूप से परिभाषित किया गया। अब समझिए,
अब 1978 के बाद का मतलब समझिए। अब 1978 में जो मेनका गांधी का मुकदमा आया, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, 1978 का जो वाद आया, तो इसमें जो है भाई भारत भ्रमण करने का अधिकार ना 19 में है, तो इसमें विदेश यात्रा के अधिकार पर एक केस दायर किया गया। मेनका गांधी ने केस दायर किया। पहले हम लोग क्या कोई विदेश जाता था 1978 से पहले, तो आप जानते हैं कि पहले सरकार एक हर जगह बना रखी थी अपना विभाग, तो वहां पर जाकर व्यक्ति से पूछा जाता था। वहां पर एक पहले हम ही लोगों के अधिकारी इंटरव्यू लेते थे, भाई आप क्यों जाना चाहते हैं। तो इस तरह से यदि रीजनेबल कारण जो नहीं बताता था तो हम लोग कैंसिल कर देते थे। तो मेनका गांधी ने इसी चीज को उठाया कि कोई व्यक्ति जीवन में 50-100 देश की यात्रा करना चाहता है, यही लक्ष्य बना रखा है, तो क्यों उसको मना कर रहे हैं। दूसरा देश वीजा दे रहा है तो क्यों वहां मना कर रहे हैं, उसके जीवन का अधिकार है ना। आपसे क्या मतलब, वो पैसा कमाया है, पैसा अपना जाए विदेश घूमे जो मर्जी सो करे, आपसे कोई लेना देना है। ये केस आया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जो है देखा जाए तो अपना पुराना निर्णय ही बदल दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है कि विदेश यात्रा का अधिकार जीवन के अधिकार में समाहित है। कोई व्यक्ति, मान लीजिए हमें कहते देखते तो हैं विदेशी सब हैं, मथुरा में जाइए, मान लीजिए कहीं भी भारत में 50-55 साल तक सब अपना बिजनेस किए, अपना जो भी नौकरी वोकरी किए, उसके बाद चुपचाप अपना 10-12 साल घूमते हैं। हम लोग यहाँ पैदा हुए और खत्म हो गए, देखते तो हैं। मान लीजिए हाँ, गांव देहात में देखिए कितने लोग पैदा हुए, वहीं से शुरू किए काम, और अंततः काम करते हुए जो है निकल लिए। जीवन का कोई मतलब ही नहीं रह गया, कोई लक्ष्य नहीं जीवन का। तो हमें कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य बनाया कि भाई हम 50 देश घूमेंगे, तो उसको घूमने दीजिए, क्या दिक्कत आ गई आप। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय बदल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ में जो विधि शब्द है उसमें केवल लेटर ऑफ लॉ शामिल नहीं है, उसमें नेचुरल जस्टिस भी समाहित है, औचित्यता भी समाहित है। और यहीं से पूरा जो है देखा जाए तो अब सब निर्णय बदलना शुरू हो गया। क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे पर्यावरण का अधिकार हो, चाहे वह देख ही रहे निजता का अधिकार हो, चाहे चिकित्सा पाने का अधिकार हो, चाहे स्वच्छ पेयजल का अधिकार हो, चाहे स्वच्छता का अधिकार हो, ये सब अधिकार जो है अब धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट कहना शुरू कर दिया। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट किसी अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में शामिल करता है तो वह मूल अधिकार नहीं है। जैसे प्रश्न पूछे कि कौन एफआर नहीं है, कौन एफआर नहीं है। ए बनाया मान लीजिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बी बनाया मान लीजिए वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। सी पर्यावरण का अधिकार। सी लगेगा, पर्यावरण का अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं है, मूल अधिकार की श्रेणी में आता है। आप शाहरुख खान की तरह लगते हैं तो शाहरुख खान तो नहीं है ना। भाई हमें कहते हैं तरह लगना और जो है उस व्यक्ति में अंतर हो गया, मूल अधिकार की तरह है, अंतर्गत आ रहा है, लेकिन ठीक नहीं लगेगा। 21A में शिक्षा का अधिकार लिख दिया गया, वो मूल अधिकार है। पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छता का अधिकार, स्वच्छ पेयजल का अधिकार मूल अधिकार नहीं लगेगा। जब पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यायिक निर्णय में किस पहलू को जो है वो देखा जाए तो मूल अधिकार के रूप में नहीं निर्धारित किया है, तब आप लगा सकते हैं रोजगार का अधिकार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोजगार के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा है। तो प्रश्न का सेंटेंस पढ़कर टिक लगाइएगा, एकदम भावना में बह के नहीं। क्लियर हुआ? लिखिए यहां पर मेनका गांधीवाद में लिखिए, यह स्थिति मेनका गांधीवाद के निर्णय पर आधारित है। यह स्थिति मेनका गांधीवाद के निर्णय पर आधारित है। मेनका गांधीवाद के निर्णय पर आधारित है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय,
ब्रैकेट में औचित्यता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय ब्रैकेट में औचित्यता को समाहित किया। प्राकृतिक न्याय ब्रैकेट में औचित्यता को समाहित किया और कहा कि विधि उचित तथा संगत होनी चाहिए। विधि उचित तथा संगत होनी चाहिए, जस्ट हो, रीजनेबल हो, फेयर हो। इस तरह अनुच्छेद 21 व्यापक बन गया। इस तरह अनुच्छेद 21 व्यापक बन गया। इस तरह अनुच्छेद 21 व्यापक बन गया और सुप्रीम कोर्ट ने अनेक अधिकारों को इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनेक अधिकारों को मूल अधिकार के रूप में स्वीकार किया। अनेक अधिकारों को मूल अधिकार के रूप में स्वीकार किया। भाई तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई भोजन का अधिकार, खाद्य सुरक्षा कानून बनाया गया, लीगल है ना। हम कहते हैं जैसे सूचना का अधिकार, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक बार कि सूचना का अधिकार भी 19 के तहत मूल अधिकार की श्रेणी में आता है। तो सरकार ने सूचना का अधिकार कानूनी रूप से बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पर्यावरण का अधिकार, तो पर्यावरण के लिए कानून बन गया। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ने कहा कि भाई चिकित्सा का अधिकार जीवन है। तो बताइए कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, कोई बात हो गया, तो अस्पताल जाने का अधिकार होना चाहिए ना। उस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो देखिए कोई अस्पताल वाला पहले भर्ती करेगा। वो दूसरी बात है कि व्यवहार में कोई समस्या हो जाए लेकिन मना नहीं कर सकता है। किसी का एक्सीडेंट हो गया भर्ती करना पड़ेगा, लिख के दीजिए नहीं भर्ती करूंगा, लिख के नहीं दे सकता तो उसको पता है कि हमारा लाइसेंस रद्द हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि मान लीजिए नहीं लिख के देगा। वो दूसरी बात है कोई बहाना बना देगा, डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, जो भी करे, लेकिन मतलब ये नहीं लिख के दे सकता, हम भर्ती नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकार की श्रेणी में आता है। कुछ भी हो तो आप लाइए, बताता हूं हॉस्पिटल वाले को। कितने हॉस्पिटल का देखिए मान्यता भी रद्द हुआ, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज का मान्यता रद्द हुआ इसी कारण, क्योंकि आप इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं तो कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज में होना भी तो चाहिए कि 2 कमरे में आपका इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है। कौन सी पढ़ाई चल रही है आपकी? बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। देखते तो हैं कमरे कमरे में इंजीनियरिंग कॉलेज। तो वो चीज नहीं होना चाहिए। हाँ सही बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज 10 कमरे 15 कॉलेज में उत्तर प्रदेश में कहाँ मैं देखता हूँ, तमाम खूब मतलब रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया। वही बात करें कि मान लीजिए हम कहते हैं भाई आप न लेबोरेटरी है न कुछ भी है, आप बीटेक की डिग्री दे रहे हैं, तो बताइए कैसे वो बच्चा सरवाइव कर पाएगा। अब समझिए, अब आगे चलिए, इसको थोड़ा सा पढ़िएगा आप लोग भी। तो कोई भी अधिकार आए, जैसे एकांतता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी का अधिकार, जैसे अभी मैं बताया कि निजता का अधिकार, मान लीजिए चाहे वह स्वच्छ पेयजल का अधिकार, अनुच्छेद 21 हाई कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि इंटरनेट आज की आवश्यकता है। नहीं बताइए, हम लोग इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई भी करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से बिल जमा करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से पब्लिक ओपिनियन बनता है, जनमत बनता है, इंटरनेट के माध्यम से कहीं ना कहीं आपस में हम लोग जो है सामाजिकता को भी मान लीजिए निभाते हैं। तो ऐसे समय में जो है आज की परिस्थिति में 21वीं सदी में जो है इंटरनेट का अधिकार व्यक्ति के जीवन का अधिकार होना चाहिए। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो है मूल अधिकार की श्रेणी में आता है। 21 इंटरनेट का अधिकार 21 के तहत, 19 नहीं। निजता का अधिकार 21 के तहत, ये जीवन के अधिकार के रूप में। वो दूसरा एक मैटर है ना, वो दूसरा मैटर है। जैसे मैं बताया आपको, कोई चीज पूछा, सांस लेने का अधिकार 21, कुछ नहीं समझ में आया, लगाना ही तो 21 लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। 21 हाँ, बाबा रामदेव वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
जो है व्यक्ति को जो है 8 घंटा 6 घंटा सोने का अधिकार होना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसमें कोई डिस्टर्ब करता है तो जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। बाबा रामदेव वाले केस में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, सोने का अधिकार वो भी जो है हमारे जीवन का अधिकार है। चलिए अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी आबलिक, अगला लिखिए गिरफ्तारी से संरक्षण, और ये ध्यान रखिएगा कि जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके माध्यम से 21A जोड़ा गया, वहीं लिख दीजिएगा कहीं साइड में। 86वां संशोधन 2002 द्वारा 21A जोड़कर शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। जो अभी 21 लिखे थे वहीं कहीं साइड में लिख दीजिए, साइड में जगह थोड़ा छोड़ के रखा करिए। 86वां संशोधन 2002 द्वारा 21A जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया, जिसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया, ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया, मूल अधिकार का दर्जा दिया गया, शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया, 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। समझिए, जैसे अब ये गिरफ्तारी से जो संरक्षण है, इसमें 2 प्रावधान है। अनुच्छेद जो है वह 22(1) से लेकर जो है 22(2) तक, और दूसरा जो प्रावधान है 22(3) से लेकर 22(7) तक। ऐसे बनाइए, 22(1) से लेकर 22(2) और 22(3) से लेकर 22(7), 22(3) से लेकर 22(7। अब समझिए, कल तो आप लोगों का इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं होगा ना, तो कल थोड़ा हम लोग 5:30 बजे से क्लास कर लें, भाई 6:30 से होता है, तो आपको किसी को दिक्कत तो नहीं है? क्लास तो होता नहीं किसी को, तो उसको 5:30 बजे हम छोड़ देंगे 5 मिनट पहले, क्योंकि इसमें कोर्स थोड़ा सा ज्यादा है ना। तो ऐसा करेंगे, हम लोग 3 बजे बुलाए ना ऑप्शन में, हाँ ठीक है, 3 से 5:30 उनको पढ़ा दूंगा, 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद शुरू कर लेता हूँ, उनको छोड़ दूंगा। आप लोग 5:30 बजे आइए, 5:30 से 8:30 पढ़ाऊंगा, क्लास है 6 बजे तक है ना, तो 6 बजे एकदम आइए, कोई बात नहीं, 6 बजे रखिए, क्योंकि अभी 6:30 बजे शुरू होता है ना, तो 6 से हम जो है 8:30 पढ़ा देंगे, तब भी काफी पढ़ा देंगे, ठीक है, कोई बात है। अच्छा, एक काम करेंगे, हाँ सुनिए, नहीं टेस्ट का बताता हूं, टेस्ट वाले जो लोग हैं, नहीं टेस्ट तो होगा ही, टेस्ट तो रुक नहीं सकता। टेस्ट जो है कितने लोग 6 बजे आएंगे? क्लास वास होगा इधर उधर, ठीक है, कोई बात नहीं। जो लोग बाकी लोग जो हैं, ये लोग आकर अपना 5:30 बजे से टेस्ट दे लेंगे, 5:30 से 6 तक टेस्ट दे लेंगे, ठीक। और आप लोग काम करिएगा कि जो है क्लास के बाद या तो टेस्ट दे लीजिएगा, 15-20 मिनट तो लोग रहते ही हैं, कोई दिक्कत है नहीं, मैं भी रुक जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 15-20 मिनट में आप लोग टेस्ट दे कर जमा करके जाइएगा, ठीक है। कल से क्लास 6 बजे कल रहेगी, पहले इसको पूरा करें। 22(1) से लेकर 22(2) का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि साधारण विधि के तहत यदि गिरफ्तारी होती है तो उससे क्या क्या सुरक्षा दिया गया है। जैसे मान लीजिए सामान्य रूप से हमारे यहाँ जो CRPC, IPC ये सब जो प्रावधान बनाया गया है, सामान्य यदि कोई हम मान लीजिए अपराध करते हैं, सामान्य कानून का उल्लंघन करते हैं, तो सामान्य कानून का उल्लंघन करने से जो है वो देखा जाए तो जो हमको गिरफ्तार किया जाता है तो उससे क्या क्या सुरक्षा दिया गया है। तो उससे आप जानते हैं कि 3 तरह की सुरक्षा दी गई है। एक तो व्यक्ति को यथाशीघ्र कारण से अवगत कराया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आता है गिरफ्तार करने के लिए, तो हम लोग पूछते हैं ना, भाई वारंट लाइए। भाई कोई पुलिस वाला मान लीजिए आया कि भाई हम गिरफ्तार करेंगे आपको, तो देखिए समझदार व्यक्ति बोलता है वारंट है, देखिए वारंट का एक कॉपी देता है ना कि हाँ साहब ये सब धारा जो है 147 156 जो भी अपना, तो मान लीजिए कारण बताना जरूरी है। दूसरा चीज वकील से परामर्श करने की सुविधा, और तीसरा चीज 24 घंटे के भीतर जो है मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना। तो ये 3 सुरक्षा दिया जाता है। इन 3 सुरक्षा जो दिया जाता है, इस पहलू को हम लोगों ने जो है 22(1) से लेकर 22(2) में रखा है।
लिख दीजिए यहां 22(1) से 22(2) में सामान्य विधि के तहत गिरफ्तारी से 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 निम्न सुरक्षा दिया गया है। नंबर 1, निम्न सुरक्षा दिया गया है। नंबर 1, प्रत्येक व्यक्ति को यथाशीघ्र प्रत्येक व्यक्ति को यथाशीघ्र प्रत्येक व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराया जाएगा। गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराया जाएगा। नंबर 2, वकील से परामर्श की सुविधा वकील से परामर्श की सुविधा। नंबर 3, 24 घंटे के भीतर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना। ब्रैकेट में यात्रा के समय को छोड़कर। भाई कश्मीर से गिरफ्तारी हुआ, रास्ते में 5 घंटा लग गया, बर्फबारी हो गया तो 5 घंटा शामिल नहीं होगा। सामान्य विधि जो सीआरपीसी आईपीसी जो हम लोग का सामान्य कानून है, मान लीजिए ट्रैफिक नियम का उल्लंघन कर दिए, मान लीजिए कुछ झगड़ा उड़ा कर लिए, कुछ ऐसे सामान्य चीजें, कोई मार झगड़ा कर लिए, किसी का मर्डर कर दिए, किसी का कुछ कर लिए, सामान्य विधि है। नहीं, 24 घंटे के भीतर जैसे मान लीजिए पेश नहीं हो पाया तो फिर उचित कारण बताना पड़ता है न्यायाधीश के समक्ष, भाई ऐसा ऐसा समस्या था। नियरेस्ट किसी के यहाँ, उसमें संडे सैटरडे नहीं होता है। न्यायाधीश का घर भी न्यायालय है, वहां पर भी पेशी हो सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इस समय एसडीएम को हटा दिया गया, पावर नहीं है वहां पर, प्रस्तुति नहीं, न्यायिक मजिस्ट्रेट। हाँ और क्या, सामान्य विधि के तहत गिरफ्तारी हो रही तो कारण बताया जाएगा ना। वकील से परामर्श का मतलब आप अपने वकील को रख सकते हैं, अपनी बातों को वकील के माध्यम से रखवा सकते हैं। अब जैसे समझिए, ये जो तीनों सुविधा दिया गया है वह 2 तरह के व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता है। नीचे जैसे लिखिएगा नोट करके, उपरोक्त तीनों सुविधाएं 2 तरह के व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होती हैं। उसी के नीचे लिखिए, उपरोक्त तीनों सुविधाएं 2 तरह के व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होती हैं। 2 तरह के व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होती हैं। नंबर 1 या नंबर ए, शत्रु देश का नागरिक। नंबर ए, शत्रु देश का नागरिक। नंबर 1, शत्रु देश का नागरिक। और नंबर बी, ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया जाता है। अभी पढ़ाता हूं, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब यहां 22(3) से 22(7) में बनाइए निवारक निरोध। क्या चीज? बस 1 मिनट का काम है, बस 1 मिनट। यहां लिखिए अर्थ, और यहां पर जो है संरक्षण, यहां अर्थ और संरक्षण। प्रिवेंटिव डिटेंशन निवारक निरोध का क्या अर्थ होता है और इसका क्या संरक्षण है, समझिएगा।
निवारक निरोध का मतलब होता है, पर सुन लीजिए थोड़ा सा, कि अपराध करने की प्रत्याशा में पहले ही व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना। तो यह समवर्ती सूची का विषय है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इसके लिए कानून बना सकती हैं, और ऐसा कानून जो है, मान लीजिए जैसे केंद्र सरकार भी बना सकता है, राज्य सरकार भी बना सकता है। जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार ने रासुका बनाया है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, एनएसए। मान लीजिए सबको करिए केंद्र सरकार ने एस्मा बनाया है, केंद्र सरकार ने कोफे पोसा बनाया है, केंद्र सरकार ने सफेमा बनाया है, और राज्यों ने भी देखा जाए तो महाराष्ट्र ने मकोका बनाया है, यूपी कोका बनाया गया है, गुजरात ने गुजकोका बनाया है, पश्चिम बंगाल ने पकोका बनाया है। तो आप देखते हैं कि केंद्र और राज्य दोनों इस तरह के कानून बना सकते हैं, और यह कानून जो है वह देखा जाए तो राज्य की सुरक्षा के लिए, आवश्यक वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति के लिए, कहीं न कहीं जो है कानून एवं व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, प्रतिरक्षा के संदर्भ में, इस तरह के संदर्भों में यह कानून बनाया जाता है। 2 लाइन लिखिए अर्थ। अब इसका सामान्य अर्थ है अपराध करने की प्रत्याशा में, इसका सामान्य अर्थ है अपराध करने की प्रत्याशा में पहले ही व्यक्ति को गिरफ्तार करना। अपराध करने की प्रत्याशा में पहले ही व्यक्ति को गिरफ्तार करना, पहले ही व्यक्ति को गिरफ्तार करना। यह समवर्ती सूची का विषय है, यह समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। अतः केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, इसका संरक्षण लिखिए। इसका संरक्षण देखिए, पहला संरक्षण यह है कि जैसे मान लीजिए आवश्यक नहीं है तो कारण बता दिया जाएगा, मतलब कारण बताना आवश्यक नहीं है। नंबर 1, संरक्षण में कारण बताना आवश्यक नहीं है, कारण बताना आवश्यक नहीं है, कारण बताना आवश्यक नहीं है, मतलब अनिवार्यता नहीं है, आवश्यक नहीं है। ब्रैकेट में सामान्य रूप से कारण बताया जा सकता है कि हम रासुका के तहत गिरफ्तार कर रहे हैं, वो तो बोलेगा ही कि रासुका के तहत गिरफ्तारी हो रही है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत। नंबर 2, हाँ दिल्ली में भी लागू है इस समय, सामान्य रूप से कारण बताया जा सकता है। नंबर 2, 3 माह तक सामान्य रूप से गिरफ्तार करके रखा जा सकता है, 3 माह तक सामान्य रूप से गिरफ्तार करके रखा जा सकता है, 3 माह तक सामान्य रूप से गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। लेकिन इसके बाद सलाहकार बोर्ड बनाने की आवश्यकता होती है। इसके बाद सलाहकार बोर्ड बनाने की आवश्यकता होती है, जिसका अध्यक्ष, इसके बाद सलाहकार बोर्ड बनाने की आवश्यकता होती है जिसका अध्यक्ष हाई कोर्ट का वर्तमान / भूतपूर्व न्यायाधीश हो सकता है, जिसका अध्यक्ष हाई कोर्ट का वर्तमान / भूतपूर्व न्यायाधीश हो सकता है, हाई कोर्ट का वर्तमान / भूतपूर्व न्यायाधीश हो सकता है। देखिए एक चीज बताऊं, संसद कानून बनाकर समय सीमा का निर्धारण भी कर सकती है, वहीं ब्रैकेट भी दिएगा, संसद कानून बनाकर समय सीमा का निर्धारण कर सकती है, संसद कानून बनाकर समय सीमा का निर्धारण कर सकती है। जैसे जो मिसा बना था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उसमें 21 माह था जिसमें लालू जी गिरफ्तार थे, मिसा बिटिया का जन्म हुआ था, तभी तो उसका नाम मिसा रखा गया, इसी मिसा कानून में वो बंद थे। नंबर 3, संसद कानून बना सकती है। नंबर 3, बंदी व्यक्ति को सरकार के निर्णय के विरुद्ध, बंदी व्यक्ति को सरकार के निर्णय के विरुद्ध, बंदी व्यक्ति को सरकार के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है। हाँ उसी में नंबर 3, बंदी व्यक्ति को सरकार के निर्णय के विरुद्ध
अपील करने का अधिकार है, अपील करने का अधिकार है। बंदी व्यक्ति को सरकार के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है। और यहाँ पे देखिए एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए जितने भी कानून यहाँ बने हैं, रासुका है, चाहे सेफेमा है, कोफे पोसा है, टांडा है, इसको एक बार पढ़ लेना है। इसमें केवल पेज नंबर 98 और इसमें पढ़कर ये करना है, इसमें ये पढ़कर करना है कि कौन सा कानून कब बना है, कब समाप्त हुआ है या चल रहा है, और उसमें क्या प्रावधान था। बस 2-2 लाइन 4-4 लाइन लिखना है, ठीक है।